who asked you in the first place? What do you mean? What do you mean by that? आपको मैं स्टूडेंट ट्रीट नहीं करूंगा। Why? So I was going through the newspapers lately. There is something called this Aravali issue. It's been coming up a lot, very frequently. Could you please explain this to me, sir? Yes, sir. I would also like to know. ओके ओके। तो अरावली का इशू न्यूज में आ रहा है और आप देख रहे हो इतने सारे ऑलरेडी वीडियोस भी बन रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं उस पर, और कुछ कई कंट्रोवर्सीज भी हैं उसमें। तो लेकिन ठीक है, मैं ये समझा तो दूंगा टॉपिक, लेकिन बेटा आपको नहीं समझाऊंगा मैं टॉपिक, ये इनको समझाऊंगा, क्योंकि आपकी हाइट बहुत कम है, ठीक है ना। आप बहुत छोटी हाइट के हो, ये बहुत ऊंचे हैं, तो इनको मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट ट्रीट कर सकता हूँ, आपको मैं स्टूडेंट बिल्कुल ट्रीट नहीं करूंगा। तो आप प्लीज साइड में हो जाइए। हाँ बेटा, आपको मैं समझा। No. What do you mean by that? नहीं, आप प्लीज वो What do you mean by that? Why are you pushing me? नहीं प्लीज। What do you mean by that, sir? नहीं, तो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई एम नॉट ट्रीट, why? हाइट बहुत कम है। मेरा एक कम है तो आप एक्सप्लेन नहीं करोगे। You're not treating me as a student. What do you mean by that, sir? वही मैं कह रहा हूँ ना, You're making me very upset, sir. No. What do you mean? What do you mean by that? Wear this coat, okay? कोई जरूरत नहीं इसको हटाने That is की। not the point. ना, आपको मैं स्टूडेंट ट्रीट नहीं करूंगा। Why? I'm the one who asked you in the first place. हाँ ठीक है, बट मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। ही इज स्टूडेंट फॉर मी बिकॉज ही इज वेरी टॉलर हाइट। आपकी हाइट बहुत कम है, ही इज टॉलर देन यू। तो इनको मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट ट्रीट करूंगा, तो इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप साइड में हो एकदम, ठीक है। और बाकी आप लोग भी इस वीडियो को पूरा समझो कि अरावली इशू क्या था एक्चुअली, और क्यों ये इतना न्यूज में आ रहा है, और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है पूरा इसका। लेट्स सी इन द वीडियो। सोचो, एक सुबह आप न्यूज खोलते हो, कोई फ्लड अलर्ट नहीं है, कोई अर्थक्वेक नहीं आया है, कोई ड्रामेटिक डिजास्टर भी हेडलाइन में नहीं है, बस एक छोटी सी लीगल अपडेट दिखती है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज डेफिनेशन ऑफ अरावली लैंड, या सर्टेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अब अरावली में अलाउ किया जा सकता है। ज्यादातर लोग इस न्यूज को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसी तरह की साइलेंट लीगल क्लैरिफिकेशंस के थ्रू ही इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज को धीरे धीरे प्रोटेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। इस गाइडलाइंस के डिटेल्स पूरी इस लिंक में दी गई है, इसको जरूर चेक कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलैक्सेशंस और स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट अप्रूवल्स एक साथ काम कर रहे हैं। रिजल्ट ये है कि अरावली को फिजिकली तोड़ने से पहले इन लीगल डेफिनेशंस के थ्रू ही तोड़ा जा रहा है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर अरावली नहीं बची तो नॉर्थ इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है, और ये किसी जमाने में हिमालयन माउंटेन जैसी ही दिखाई दिया करती थी, लेकिन आज ये एक रेजिडुअल माउंटेन यानी कि एक रेलिक्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये माउंटेन्स लगभग 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म हुए थे, यानी ये उस समय फॉर्म हुए थे जब ना तो हमारी धरती पे इंसान थे, ना उससे पहले कोई डायनासोर थे, या उससे पहले बहुत सारी जो कई सारी स्पीशीज हमारी अर्थ पे आए थे वो भी तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये माउंटेन रेंजेस गुजरात के हिम्मतनगर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है, और एक तरह का क्लाइमेटिक बैरियर क्रिएट करती है बिटवीन द डेजर्ट रीजन्स एंड द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। इस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पीक है गुरु शिखर, जिस पर फेमस माउंट आबू हिल स्टेशन लोकेटेड है। साथ ही इस माउंटेन रेंज से कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है, जिसमें फेमस है जैसे लूनी रिवर, जो बेसिकली लैंड से निकल के लैंड पे खत्म हो जाती है, और इस तरह से ये जो रिवर है ये इंडिया के लार्जेस्ट एंडोरिक रिवर सिस्टम को फॉर्म करती है। ये रेंज एक नेचुरल एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेसिकली डेजर्ट, फॉरेस्ट, वाटर और क्लाइमेट को एक साथ बैलेंस करती है। यही से समझा जा सकता है कि अगर इन माउंटेन रेंजेस को हमने इनकी जगह से हटा दिया या माइनिंग करके इनको खत्म कर दिया और यहाँ पे एक कंक्रीट के जंगल यानी कि शहर यहाँ पे बसा दिए, तो जो भी वाटर यहाँ पे सरफेस पर गिरेगा रेन के थ्रू, वो बेसिकली पोर्स के थ्रू ना ग्राउंड वाटर पे पहुंच पाएगा, ना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को रिचार्ज कर पाएगा। ये दरअसल ये जो जितना रेन वाटर होगा ये शहरों में, सड़कों में बहना स्टार्ट कर देगा, यानी ऐसी कंडीशन में इन सारे रीजन्स में और आसपास के सारे एरियाज में अर्बन फ्लडिंग की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के आसपास के कई एरियाज में, दिल्ली समेत दिल्ली के आसपास के कई एरियाज में अर्बन हीट आइलैंड्स के लगातार बढ़ने के कारण हम देखते हैं कि कई बार बेमौसम बरसात हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शहर का ड्रेनेज सिस्टम उन सब इतने एक्सेस वाटर को निकाल नहीं पाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच शहर में अचानक से बाढ़ आ जाती है। इसी बाढ़ को अर्बन फ्लड कहते हैं। अरावली अगर खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे जब हम कंक्रीट के जंगल्स बना देते हैं, शहर बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं, तो यहाँ पे अब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी इस लैंड की वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में जो रेन वाटर होगा वो सड़कों के थ्रू या ड्रेन्स के थ्रू बहता हुए जो अर्बन फ्लडिंग की समस्या को जन्म देगा। इससे हमारे को
हमारे एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से लेके हर चीज पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इसी के साथ अरावली माउंटेन रेंज इंडिया की बायोडायवर्सिटी, यहाँ के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर का काम करती है। ये सिर्फ एक पहाड़ों का क्लस्टर नहीं है, बल्कि एक लिविंग बायोडायवर्सिटी कॉरिडोर है। इसी रेंज के अंडर और आसपास सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क जैसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ जोन्स मौजूद हैं। और अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिपोर्ट्स, अरावली एनिमल्स के लिए माइग्रेशन रूट प्रोवाइड करती है। जब हिल्स और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिमल्स माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, और वो जब एक ही एरिया में स्टक हो जाते हैं, एक ही जगह पर उनकी डेंसिटी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है, तो इससे इन ब्रीडिंग बढ़ने लग जाती है और आउट ब्रीडिंग कम हो जाती है। इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि जब इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा इन एनिमल्स के नीचे बढ़ जाती है, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनका रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाता है और स्पर्म क्वालिटी गिर जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे ये स्पीशीज खत्म होने स्टार्ट हो जाती है, यानी धीरे धीरे ये स्पीशीज अपने एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ने चली जाती है। साइंटिस्ट इस स्टेज को वॉकिंग डेड कंडीशन भी कहते हैं, जहां स्पीशीज टेक्निकली तो जिंदा होती है, लेकिन जेनेटिक लेवल पर एक्सटिंक्शन अनअवॉइडेबल होता है। ये सिर्फ एनिमल्स का इशू ही नहीं है, जब वाइल्ड लाइफ सिस्टम कोलैप्स करता है तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमंस पर पड़ता है। अरावली डिस्ट्रक्शन अचानक से शुरू भी नहीं हुआ है। इसकी कहानी भी अगर देखी जाएगी तो लगभग 30 से 40 साल पहले शुरू हुआ, जब 90s में एकदम से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और उसके बाद राजस्थान में माइनिंग बूम आया, हरियाणा में इलीगल माइनिंग बहुत तेजी से बढ़ी और एनसीआर के आसपास रियल एस्टेट प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हुआ। अकॉर्डिंग टू माइनिंग रिपोर्ट्स, अरावली रीजन में इलीगल और सेमी लीगल माइनिंग एक्सपोनेंशियली काफी ज्यादा बढ़ी थी। इसकी पूरी डिटेल लिंक में दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हिल्स काट दिए गए, फॉरेस्ट क्लियर हुए और ग्राउंड वाटर लेवल लगातार रिड्यूस होता चला गया। इनके कंजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली माइनिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, लेकिन बाद में डेफिनेशंस के थ्रू लूप होल्स निकले और अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिकॉर्ड्स, एक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अगर दो हिल्स के बीच में डिस्टेंस 500 मीटर से कम है, तभी उन्हें एक ही अरावली रेंज का पार्ट माना जाता है। और इसी के साथ शेड्यूल 6 भी अरावली पर अप्लाई नहीं किया गया है। नई डेफिनेशन के हिसाब से 100 मीटर से कम हाइट वाली हिल्स को हिल्स ही नहीं माना जा रहा है। डेटा यहाँ पे और भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि टोटल अरावली के जो हिल्स है वो है 12,081। इनमें से 11,033 हिल्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है, यानी कि 90% से ज्यादा अरावली का हिस्सा जो है लीगली प्रोटेक्शन से बाहर हो चुका है। यानी कि खुद मतलब जो प्रोटेक्ट करने वाले थे उन्होंने ही इसको कंजर्वेशन के एफर्ट से बाहर निकाल लिया पूरी तरह से। इसकी पूरी एक डिटेल्ड आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ था। ये आर्टिकल का लिंक भी हमने यहाँ पे पिन किया है, इसको जरूर चेक करिएगा। अरावली डिस्ट्रक्शन का इशू सिर्फ इलीगल माइनिंग या रैंडम कंस्ट्रक्शन का नहीं है, ये एक पॉलिसी ड्रिवन प्रोसेस है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एक इकोसिस्टम बना देते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट एक सबसे वीक स्टेक होल्डर बन जाता है। जी हाँ, एनवायरनमेंट सबसे वीक स्टेक होल्डर। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेसेस को काफी स्ट्रीमलाइन किया है, काफी रिलैक्स किया है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर। इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट अरावली रीजन पर पड़ा, क्योंकि यहाँ लैंड को स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जोन या नो फॉरेस्ट लैंड के रूप में रिक्लासिफाई किया गया। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल अप्रूवल्स को डिजिटल और टाइम बाउंड बना दिया। अब सुनने में तो ये बहुत एफिशिएंट लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस प्रोसेस में ग्राउंड लेवल इकोलॉजिकल असेसमेंट वीक हो गया। पब्लिक हियरिंग्स या तो लिमिटेड कर दी गई या उनकी रीच इतनी कम हो गई कि लोकल कम्युनिटीज की आवाज डिसीजन मेकर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल यहाँ और भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाता है। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स ने अरावली लैंड को रेवेन्यू लैंड या डेवलपमेंट लैंड के रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू स्टेट लेवल ऑडिट रिपोर्ट्स, लैंड यूज चेंज नोटिफिकेशंस के थ्रू हिल्स को माइनिंग, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन किया गया। ये सब लीगली हुआ, लेकिन इकोलॉजिकल कॉस्ट का असेसमेंट या तो इनकम्प्लीट था या फिर इंटेंशनली बहुत ज्यादा अंडरप्लेड किया गया। हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद बेल्ट का केस सबसे क्लियर एग्जांपल है। रिपोर्ट्स के अनुसार अरावली हिल्स को फ्लैटन करके वहां पे लग्जरी हाउसिंग्स, रोड्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जहां लैंड माफिया और पॉलिटिकल पेट्रोनेज का स्ट्रॉन्ग नेक्सस दिखता है। माइनिंग बैन्स के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन स्टोन या लैंड लेवलिंग जैसे टर्म्स को यूज करके एक्सकेवेशन को लगातार कंटिन्यू रखा गया। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इस पूरे प्रोसेस का सबसे पावरफुल प्लेयर है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स,
लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और माइनिंग कंपनीज ने अरावली के आसपास के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़े स्तर पे, बहुत लार्ज लेवल पे लैंड को एक्वायर किया, जहां एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को बहुत फास्ट ट्रैक किया गया और बहुत सारी चीजों को एकदम ही इग्नोर कर दिया गया। एक बहुत ही नामचीन ग्रुप का नाम इस रिपोर्ट में आता है, जहां पर माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में क्रिटिक्स का कहना है कि एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को डाइल्यूट किया गया है। कहना भी गलत होगा कि सिर्फ एक कॉर्पोरेट या एक गवर्नमेंट जिम्मेदार है। असल प्रॉब्लम यह है कि डेवलपमेंट को शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लेंस से ही देखा जा रहा है, जबकि अरावली जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम्स का वैल्यू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। जब पॉलिसी, प्रॉफिट और पावर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पहाड़, जंगल और वाइल्ड लाइफ के पास बोलने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं बचता है। और इसी वजह से अरावली का इशू सिर्फ एक एनवायरनमेंट का ही नहीं बल्कि गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और इंटरजनरेशनल जस्टिस का इशू भी बन जाता है। अरावली माउंटेन रेंज इंडिया की 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी तक फैली हुई है और लगभग इसकी लेंथ लगभग 770 किलोमीटर या रफली अराउंड 800 किलोमीटर तक है। तो इसलिए लगभग 4 रीजन्स, 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट होंगी, और उसके अलावा आसपास के कई स्टेट्स भी इनके डिस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ज्यादा माइनिंग का मतलब होगा ज्यादा डेजर्टिफिकेशन, ज्यादा डस्ट स्टॉर्म्स और रैपिडली फॉलिंग वाटर टेबल, जो कि पहले ही बहुत कम हो चुका है। अरावली के डिस्ट्रक्शन से राजस्थान का इकोलॉजिकल डैमेज इरिवर्सिबल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में रियल एस्टेट और लैंड माफियाज ने गुरुग्राम फरीदाबाद बेल्ट में अरावली हिल्स को फ्लैटन कर दिया है और इलीगल लैंड कन्वर्जन ने पूरे रीजन को एक कॉन्क्रीट जंगल बना दिया है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीच में अभी कुछ साल पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही हार्श तरीके से एक रूलिंग भी दिया था, जिसमें यहाँ के बिल्डर्स को चेताया था कि डोंट एवर लुक टुवर्ड्स अरावली। इसी तरह से अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में डेवलपमेंट के नाम पर हिल्स और नेचुरल इकोसिस्टम्स का सेक्रीफाइस किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने इकोलॉजिकल बैलेंस को लगभग पूरी तरह से डिस्टर्ब किया हुआ है। इसी तरह से अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो अगर अरावली नहीं बची तो थार डेजर्ट की जो सैंड स्टॉर्म्स है ये दिल्ली एनसीआर तक आराम से पहुंच पाएंगी। इससे पॉल्यूशन लेवल और बढ़ेगा, पीएम पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में और ज्यादा इंक्रीज होंगे। इसी के साथ हीट वेव्स वाले इवेंट्स और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे और इसी के साथ ये जो सेडिमेंट्स है ये आगे जाके हमारा जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे भी अगर जाके जब डिपॉजिट होगा तो रिवर्स को बहुत ज्यादा शैलो कर देगा। रिवर चैनल्स को जब बहुत ज्यादा शैलो हो जाते हैं तो रिवर्स अपने रास्ते को चेंज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इन सारे एरियाज में बहुत ही सीवियर फ्लड कंडीशंस जो है फ्यूचर में बनने स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर पूरे आधे से ज्यादा नॉर्थ इंडियन बेल्ट की हम बात करते हैं तो इस पूरे आधे से ज्यादा नॉर्थ इंडियन बेल्ट में बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस, एग्रीकल्चरल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। होगा क्योंकि अरावली माउंटेन रेंजेस बहुत ज्यादा रेन वाटर को होल्ड करती हैं, जबकि कॉन्क्रीट ऐसा नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल रिपोर्ट्स अरावली डिस्ट्रक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट हरियाणा और पंजाब के ग्राउंड वाटर और एग्रीकल्चर पर भी पड़ेगा। क्रॉप प्रोडक्टिविटी और ज्यादा गिरेगी और इससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी रिस्क में आ जाएगी। इसी के साथ क्योंकि अरावली माउंटेन रेंज वाइल्ड लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल हैबिटेट है एंड इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। जैसे आपने असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना होगा, तो ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो एनिमल्स को शहरों के बीच में ही इन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, इन फॉरेस्ट कॉरिडोर्स के थ्रू जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट करने में फ्रीडम देता है। लेकिन जब फॉरेस्ट खत्म होंगे तो एनिमल्स ह्यूमन एरियाज में आने लगेंगे, जैसे लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स, मंकीज। ये एनिमल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हैं लेकिन होमलेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड चेन में कोलैप्स होगा और इसका नतीजा ये होगा कि फ्यूचर में ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज होंगे। अगर आज भी हम बात करते हैं तो गुरुग्राम की तरफ एक रोड जाती है जिसको ग्वाल पहाड़ी रोड कहते हैं। पूरा एरिया लेपर्ड प्रोन एरिया है एंड उस एरिया में अभी रिसेंटली एक लेपर्ड का एक्सीडेंट भी हुआ था, क्योंकि वहीं से जो रोड जा रही थी उस रोड को पार करते हुए लेपर्ड जो किसी गाड़ी से या ट्रक से टकराया था, किसी व्हीकल से, और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। तो फ्यूचर में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी कंडीशन में और ज्यादा इंक्रीज होंगे, ये घटेंगे नहीं। सिर्फ पहाड़ों का ही इशू नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का एक नेचुरल शील्ड है, एक वाटर बैंक है, एक क्लाइमेट रेगुलेटर है और एक बायोडाइवर्सिटी बैकबोन है। और अगर अरावलीज ही डिस्ट्रक्ट हो गए तो क्लाइमेट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और जब नेचर ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो सबसे पहले आम आदमी ही डिस्टर्ब होगा उससे। ये बात और है कि लगातार पब्लिक आउटरीच से, लगातार पब्लिक प्रोटेस्ट से, ऑनलाइन कैंपेन्स का ये हमें एक कंबाइंड एक संयुक्त प्रयास दिखा भी और उसका एक
बेनिफिट ये दिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी 100 मीटर वाली रूलिंग को अभी फिलहाल के लिए रिवर्स कर दिया है, लेकिन दोस्तों अभी भी इसको हमें कंसर्न होकर सेव करना आपकी हमारी एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करना, इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। वी आर न्यू टू दिस चैनल, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ जितना पॉसिबल हो बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, एंड प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन सो डैट बाकी लोग भी हमारे नेचर, हमारे एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न रहें, सजग रहें, अलर्ट रहें। थैंक यू सो मच। सो उम्मीद है आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा, और जो शुरू में वीडियो में दिखाया कि हम अपने स्टूडेंट से लड़ रहे थे या मेरा स्टूडेंट मुझसे लड़ रहा था, सो इट्स आई वुड लाइक टू क्लियर दिस थिंग कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिगार्ड करता हूँ, एंड मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद इन माई स्टूडेंट्स या विद रेस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ देयर बैकग्राउंड, एनीथिंग एल्स, चाहे उनका क्या कलर है, क्या कॉम्प्लेक्शन है, क्या हाइट है, क्या पर्सनैलिटी है, कैसा भी बैकग्राउंड है। So that was done just for a dramatic representation. उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, and these are my gems, my students are my strength, and I'm really thankful to you guys because आपने इतना जो है एफर्ट लिया इस वीडियो को समझाने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।